जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस 2023 नाम है मिशन वर्दी। आपको ये पता होना चाहिए, आपको हम बता रहे हैं कि जिस भी छात्र पुलिस का पूरा बैच लेना है वो मात्र 499 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और आप सभी को सब सब्जेक्ट हर एक अलग अलग टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, जीएस हम ही पढ़ाते हैं आपको और हम ही पढ़ाएंगे, मैथ राहुल सर पढ़ाएंगे, अमित सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और आपके जो बीच में सर है पुनीत सर, ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिशन वर्दी, जिस भी भाई बहन को, जिस भी भाई बहन को वर्दी लेना है ना, वर्दी का जुनून होना चाहिए, वर्दी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2023 आपके लिए कुछ तोहफा देकर जाए यूपी के रूप में। तो सभी दोस्तों को एक बार तहे दिल से नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, जय हिंद है ना। तो हम लोग फिर से एक बार यूपी पुलिस 2023 मिशन वर्दी के तहत तैयारी करेंगे। किसकी? तो प्रैक्टिस सेट जीएस का स्टार्ट हो गया है। सभी भाई बहन एक बार लाइव हो जाए, सभी भाई बहन अपने अपने आंसर जरूर दें और जो दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो स्टार्ट करें दोस्तों, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग एक बार अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। देखो, ये सौरमंडल का क्वेश्चन है और सौरमंडल आप जानते हो भूगोल की जान होती है। सौरमंडल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर भूगोल के क्वेश्चन उठाए गए हैं तो उसमें सौरमंडल को कहीं ना कहीं टच जरूर करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। ठीक है, अर्थ, वीनस और जुपिटर। तो बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? जल्दी से सभी दोस्त आंसर करें। देखो भाई, हम आपको बता दें, थोड़ा सा और जानकारी ले लो। अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है सन। कौन होता है? सन होता है। इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। सबसे नजदीक की अगर बात करें तो बुध होता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल आता है ना। कौन आता है? मंगल। फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है और फिर सबसे बड़ा आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और फिर उसके बाद वरुण का नंबर आता है। ठीक, इस तरह से कुछ ग्रहों का क्रम दिखाई देता है। ठीक, इस तरह से तो आप देख रहे होंगे कि जो सूर्य के सबसे नजदीक है, आप मानते हैं कि सर ये सबसे गर्म होगा, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। सबसे गर्म अगर हम बात करेंगे तो शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पे वायुमंडल है और शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिस कारण से इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। और बताया जाता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस कारण से यह सौरमंडल का क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। आंसर क्या आएगा भैया? शुक्र ग्रह आएगा। बात समझ गए कि नहीं? अगर समझ गए हैं तो एक बार यस सर बोलें। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इससे पहले पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। सभी लोग जानते हो कि इसके संपूर्ण धरातल के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह हमको नीला दिखाई देती है, इस कारण से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास उपग्रहों की संख्या हो गई है 92। अगर हम बात करें वरुण की तो यह सूर्य से, नेपच्यून की तो यह सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। इसके पास उपग्रहों की संख्या जो है वो 14 है, माने 14 है। कोई दिक्कत? और पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। इतनी दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुगल वंश नहीं था? इनमें से कौन सा शासक है जो मुगल वंश से संबंध नहीं रखता है?
आप लोग जानते हो कि पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें यह बताया गया है कि, या ये जानकारी मिलती है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन? ये इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। तो इसमें कौन सा बाबर का, कौन सा मुगल वंश का नहीं था? तो आप जानते हो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है ये किस वंश का है? तो ये सूरी वंश का है। कहां का है भैया? ये सूरी वंश का है। तो पूछा गया है कौन मुगल वंश का नहीं है? आंसर आएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। कोई दिक्कत नहीं। शेर शाह सूरी का अगर मकबरा पूछे कहां है, तो आप बताते हो सासाराम। सासाराम कहां पड़ता है? तो सासाराम आपका पड़ता है बिहार में। इतने में कोई दिक्कत नहीं। क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? बहुत बेहतरीन। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो भैया, तो आपको उत्तर प्रदेश की, अगर यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और मेरी प्लेलिस्ट में आपको उत्तर प्रदेश की कंप्लीट एक स्लाइड मिलने वाली है, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? इस्पाती बेलनी, कपड़ा, चीनी, चावल। बताओ भाई। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चावल की मिलें हैं। कितनी है? लगभग 1000 मिलें हैं। चावल की सबसे ज्यादा मिलें आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमने संख्या भी बताई 1000। जो चीनी देख रहे हो, चीनी मिलें सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेम सेक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करें। द नेम सेक के लेखक कौन है? जल्दी से सभी छात्र छात्राएं आंसर करेंगे। हमारे प्यारे साथी सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आपकी तैयारी में एग्जाम कोच 4 चांद जरूर लगाएगा। एग्जाम कोच आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो द नेम सेक के लेखक कौन है? आंसर आएगा झुंपा लाहिड़ी। किसका नाम आएगा? झुंपा लाहिड़ी नेम सेक, द नेम सेक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम है? बहुत बेहतरीन। मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। 1 सेकंड बस हम सेल चेंज कर लें भाई, बस। ठीक है, चलो भाई आंसर करें सभी भाई बहन। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रम स्टिक। क्या है? ड्रम स्टिक। ये जो ड्रम स्टिक वृक्ष है, ये ढोल बनाने के प्रयोग में किया जाता है। जो ड्रम स्टिक है, ये ढोल के बनाने में, जो ढोल में लकड़ी जो लगती है, वो इसी वृक्ष की है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आंवला, एक शब्द आंवला लिखा हुआ है ना? आप जानते हो कि इसमें विटामिन सी जो होती है प्रचुर मात्रा में होती है। क्या? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। और आप जानते हो आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, सबसे आगे है। और कौन सा जिला है? तो आप बताओगे प्रतापगढ़ है। कौन सा भैया? प्रतापगढ़। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है? आंसर आता है प्रतापगढ़। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिराओ का लोक नृत्य है, माने चिराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी भाई बहन आंसर करेंगे। चिराओ का लोक नृत्य है मिजोरम का, पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का। जल्दी बताओ भाई, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी भाई बहन आंसर देंगे। जल्दी से आंसर करो। चिराओ का लोक नृत्य कहां का है? तो चिराओ आपका मिजोरम का है।
कहां का है? मिजोरम का। मिजोरम की राजधानी सब लोग जानते हो आइजोल है। 1% में सबसे आगे कौन है? मिजोरम है। मिजोरम आजकल एड्स से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, अगर भारत में सबसे ज्यादा एड्स इस समय फैल रहा है तो किस राज्य में फैल रहा है? आप बताओगे? मिजोरम में। यहां की राज्य सरकार एड्स को लेकर थोड़ा परेशान है। एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, अगर पूछे कैपिटल ऑफ एड्स किसे कहा जाता है? कैपिटल ऑफ एड्स किस देश को कहा जाता है? जल्दी से भाई बहन आंसर करेंगे। कैपिटल ऑफ एड्स कहा जाता है युगांडा को। किसे कहते हैं? युगांडा को कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। लौह स्तंभ कहां स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लौह स्तंभ कहां स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में, हुमायूं के मकबरे पर, लाल किला भवन समूह में, या महाबोधि मंदिर भवन समूह में? बताओ भाई, ये जो लौह स्तंभ है ये किस समूह में आता है? लौह स्तंभ किस समूह में आता है? तो आप बताएंगे कुतुब मीनार भवन समूह में। कुतुब मीनार भवन समूह में लौह स्तंभ आता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है? देखो भाई, क्वेश्चन देखो। संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति के अवधि तक अनुपस्थित रहता है। माने कितनी अवधि तक वो बिना, यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति के, माने बिना अनुमति के वो कितने अवधि तक अनुपस्थित रह सकता है? 30 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, या 120 दिन तक? माने इतने अधिक से अगर वो अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आप बताएंगे सर 90 दिन तक। अगर संसद या किसी राज्य की विधानसभा का कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति के अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो 90 दिन तक अगर वह बिना पूछे अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, है ना। संसद, संसद आप जानते हो इसका गठन किस संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आप कहते हो 79 में इसका अनुच्छेद संसद का मिलता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संसद के 3 अंग है ना। संसद से पूछता है संसद के कितने अंग हैं? तो आप कहते हो सर 3 अंग है। कौन कौन से? तो आप कहोगे राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है, उसके बाद राज्यसभा संसद का अंग होता है, उसके बाद लोकसभा संसद का अंग होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? नहीं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के 3 अंग होते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि संसद के अंग होते हैं 1 2 3 4, आंसर होगा 3। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? बहुत बढ़िया। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? सभी भाई बहन, सभी दोस्त, सभी मित्रगण, सभी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए क्वेश्चन है, आंसर करें। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 14 दिन तक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बच्चों वाले आंसर आ रहे हैं, बताओगे जल्दी। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं? राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है। बूढ़ों का सदन कहा जाता है। इसी को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोला जाता है। इसमें सदस्यता लेने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो आंसर इसका क्या आएगा? 14 दिन। कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? पूछता है बर्ड फ्लू का वायरस का नाम बताओ। ये जब आया था सुर्खियों में तो हर एक एग्जाम में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू पूछा जाता था। हमने इसकी तरीका आपको ऑफलाइन में बताया है कि बर्ड फ्लू याद रखो, बर्ड माने पक्षी और पक्षी के पंजा माने 5, तो जहां पे H5N होगा वही क्या होगा? बर्ड फ्लू का वायरस होगा। आंसर क्या होगा? H5N1। इसका क्या होगा? बर्ड फ्लू का कारक होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है?
निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंडारिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे, बताओ भाई, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो सभी प्यारे भाई बोलो। तो इसका आंसर होगा ग्वालियर का तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर। ये कहां पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर दें। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आप बताएंगे विट्ठल भाई पटेल। क्या बताएंगे? विट्ठल भाई पटेल। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमें पूरे 38 क्वेश्चन देखने हैं जीएस के, जो भी पेपर में आने हैं, किसके? पुलिस प्रैक्टिस सेट में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, सभी का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी दोस्त आंसर दें, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? कुछ बच्चे बोलते हैं सर जैसे हम आरओ की तैयारी करते तो देख लें, बिल्कुल सही है। क्या आरओ में जीएस नहीं आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सब लोग जानते हो कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री थे। जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल मुद्रा है, जल्दी से आंसर करेंगे। रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अंगोला? जल्दी बताओ कहां की है ये? रियाल किस देश की मुद्रा है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी दोस्त, सभी भाई बहन आंसर करेंगे। रियाल किस देश की मुद्रा है? जल्दी बताओ भाई, ये तो आंसर आपका आना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, किसका है? तो सऊदी अरब का, बहुत सही। रियाल किसकी है? सऊदी अरब की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? बहुत बढ़िया, देखो इसने हल्का सा घुमा दिया। वंदे मातरम के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप कहते बंकिम चंद्र चटर्जी। किसको बोलते? बंकिम चंद्र चटर्जी को बोलते, ठीक है। लेकिन भाई ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया कि मान लो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, सत्यजीत रे? जल्दी से आंसर करो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, तो अरविंदो घोष जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वंदे मातरम है ना, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता कौन है? आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंदो घोष जी ने किया है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर फोन करते हैं। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपका मोबाइल दूर रहता है और आपको यह डर सताता है, पता नहीं किसका फोन आ रहा हो, कितनी टाइम फोन आ रहा, कौन सा फोन इमरजेंसी आ रहा हो, और आप अपने फोन तक नहीं पहुंच पाते हो तो एक डर लगा रहता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको IMP आप लिख सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चनों में से यह है, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। तो आप कहोगे नोमोफोबिया। क्या कहोगे? नोमोफोबिया।
नोमोफोबिया क्या है? तो मोबाइल तक ना पहुंच पाने का डर नोमोफोबिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। देखो पेपर में क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पैदावार में इस निम्नलिखित में से सबसे आगे किसमें है? तो आप बताएंगे किसमें है भाई? खदान में है, तिलहन में है, दलहन में है कि मसाले में है? तो मसाले के लिए तो सब लोग जानते हो केरल है ना। मसाले के लिए कौन जाना जाता है? केरल जाना जाता है। तिलहन के लिए आपकी राजस्थान है, दलहन के लिए आपका मध्य प्रदेश है। तो संपूर्ण खाद्यान्न में आ जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश। तिलहन में कौन आगे है? तिलहन में आपका देखो पहले पे आपका तिलहन पे राजस्थान होगा, ठीक है, राजस्थान होगा। दूसरे पे मध्य प्रदेश होगा। कभी कभी ये डाटा चेंज हो जाता है। और अगर दलहन की बात करें तो एमपी होगा। अगर मसाले की बात करें तो आपका केरल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मसालों का राज आप जानते हो केरल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? तो आप सभी लोग जानते हो हथकरघा के उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हथकरघा के उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कोई दिक्कत भैया नहीं। तो ये आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूट की बुआई, है ना, जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है भाई। जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। बताओ भाई, जल्दी करो, आंसर करो, सभी भाई बहन करो, जल्दी बोलो। नया क्वेश्चन है। कुछ लोग करें सर नया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब पुराना हो जाएगा। एक याद रखना, JRC, JRC 398, 398 जूट की अच्छी किस्मों में से एक है। JRC 398 जूट की अच्छी पैदावार वाली किस्म है। ये कब से कब तक बोई जाती है? तो ये फरवरी से मार्च के बीच में बोई जाती है। फरवरी से मार्च के बीच में बोई जाती है। ये जूट की फसल है। जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? फरवरी से मार्च होता है। अगर हम जूट की बात करें तो भारत में जूट उत्पादन में, भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश जो है, सॉरी, जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी प्रदेश की अगर हम बात करें, भारत में अगर हम प्रदेश की बात करें तो आप बताएंगे, अग्रणी प्रदेश की बात करें तो आपका होगा पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा भैया? पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन अगर दुनिया में देखें, विश्व में अगर देखें कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है जूट का, तो आप बताएंगे बांग्लादेश करता है। जूट का उत्पादन दुनिया में सबसे कौन करता है? बांग्लादेश करता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ कब से किया गया था? जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे। सघन पशु विकास, सर इसमें जो JRC वाली जो उन्नत किस्म थी, जो ये थी, ये 321 थी, ठीक है, 321 कर लेना, इसको 321 कर लेना, ठीक। इसकी अच्छी प्रजाति का जो नाम है वो 321 है, ठीक।
सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था? 1965 1966 में, 1964 1965 में, 1966 1967 में, 1963 1964। देखो ये बहुत करीब दे दिया है ना, बहुत बहुत बारीकी सा अंतर दिया है, इस कारण से इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो आप कहोगे 1964 और 1965 में सघन पशु विकास की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1964 और 65 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो आप बताएंगे 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखना। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है तो आपकी भारत देश में है, और भारत में सबसे ज्यादा पूछे किस देश में है तो आप बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही? ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, माने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर करेंगे सभी भाई बहन, जल्दी से आंसर करेंगे। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पड़ता है? आंसर आएगा सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी क्या है? जल्दी बताएंगे तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम को जड़ी बूटियों का स्वर्ग कहा जाता है। जड़ी बूटियों का स्वर्ग कहा जाता है। जड़ी बूटियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? आंसर आता है जड़ी बूटियों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड माने SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? जल्दी से बताएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, जल्दी बताओ मेरे प्यारे भाई, सभी लोग आंसर करोगे, जल्दी से आंसर करो। जल्दी बताओ भाई। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक होगा? शैवाल का, लाइकेंस का, ब्रायोफाइट्स का या प्रोटोजोआ का? अगर सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती है तो लाइकेंस की संख्या घट जाती है। इस बात को याद रखना, लाइकेंस की संख्या घट जाती है, लेकिन इसने पूछा है कि किसकी संख्या बढ़ जाती है, तो आप बताएंगे सर प्रोटोजोआ की संख्या बढ़ जाती है। आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ होगा। अगर इसमें पूछे कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप कहते हो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लाइकेंस की बात करें तो ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छे सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? तो आप बताओगे लाइकेंस वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा है, जी हां गर्मी है, लेकिन आपको पढ़ाई बराबर करते रहना है। गर्मी से क्या मतलब है? एक बार वर्दी मिल जाए एसी उसी सब लगवा लेना ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कब से है, माने पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कितने वर्षों से माना जाता है? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी बताएंगे भाई। आप जानते हो कि पृथ्वी जैसा ग्रह और इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह नहीं है जहां पे मानव जीवन पाया जाता हो। अगर मानव जीवन पाने की संभावना सबसे प्रबल है पृथ्वी के बाद, तो पृथ्वी के जस्ट बगल में आपका मंगल पड़ता है, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 10% आयरन ऑक्साइड होने के कारण वो दूर से लाल दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर होगा 3.8 बिलियन वर्ष। क्या बताएंगे? 3.8 बिलियन वर्ष
से संभावना बताई जाती है पृथ्वी पर जीवन की। 1 बिलियन वर्ष बराबर, आप लोग जानते हो 1 बिलियन वर्ष बराबर होता है 1 करोड़ वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हॉलीवुड डॉट 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 कहां स्थित है? आपने देखा होगा बहुत से लोग हॉलीवुड की फिल्में देखा करते हैं, है ना, चिंग पिंग चिंग चों, समझ रहे हो ना। हॉलीवुड में स्थित है। हॉलीवुड कहां स्थित है? न्यू जर्सी में, फ्लोरिडा में, लंदन में या कैलिफोर्निया में? तो आप बताओगे यूएसए के कैलिफोर्निया में हॉलीवुड स्थित है। अगर बॉलीवुड की बात करता तो बॉलीवुड आपका कहां मिलता? मुंबई में। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको आपने पढ़ा होगा एनएच, देखो कि नहीं, एनएच लिखा होता है कि नहीं पत्थरों में, रोड किनारे देखा होगा एनएच लिखा होता है। एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर आएगा NH-44। क्या बताएंगे? NH-44 जो है यह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कोई दिक्कत नहीं। 3700 कुछ किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। यह कहां शुरू होती है? कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? बहुत बढ़िया, बौना ग्रह। बौना ग्रह के बारे में आप जानते हो कि 2006 से पहले, है ना, 2006 से पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और 2006 माने 24 अगस्त 2006 को एक चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन होता है जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाता है तो एक किस श्रेणी में पहुंच जाता है? ग्रह प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में कर देते हैं। और अब टोटल कितने वर्तमान में बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। लेकिन पंडित जी अभी भी 9 ग्रहों की पूजा कराते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कराते रहने दो। जब उनका पत्रा बदल जाएगा तो सब बदल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? आंसर आएगा मंगल। मेक ये भी है, प्लूटो ये भी है, एरिस और आपका मंगल। तो मंगल आपका ग्रह है, ना कि बौना ग्रह। अच्छा, बौना ग्रह का मतलब क्या होता है? बौना ग्रह जो होता है वो अन्य 8 ग्रहों की अपेक्षा बहुत छोटा हो, ठीक, और वो अपने जिस सिस्टम से सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कभी कभी जो प्लूटो था ये वरुण की कक्षा में ओवरलैपिंग कर जाता था इस कारण से, और ये बुध से भी छोटा है, बहुत छोटा है, जिस कारण से इसे बौने ग्रह में रख दिया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी दोस्त आंसर करें। तो देखो, जो भारतीय नौसेना कानून है ये अंग्रेजों के समय में ही पारित हो गया था 1927 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए? माने क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? तो क्या होगा? वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, पहला ऑप्शन। उसका त्वरण कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। गति और त्वरण दोनों में वृद्धि होगी, गति और त्वरण दोनों में वृद्धि होगी। उसकी गति बढ़ जाएगी, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। जब कोई प्रतिरोध नहीं होगा तो उसकी गति तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? बहुत बढ़िया।
भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त का मतलब समझते हो कि उनकी सेवा पूरी हो गई, अब इससे ज्यादा वो नहीं कर। जैसे आप भर्ती हो जाते हो सरकारी पुलिस में से भर्ती हो गए और पता है कि 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट होना है, तो वो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री बाद कितने उम्र के हो जाएं तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्या अनुच्छेद, किसी अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि इतनी उम्र के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? हाँ, ये बाउंडेशन जरूर है कि इतनी उम्र अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो आप लोकसभा के सदस्य की सदस्यता नहीं ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता नहीं ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या सेवानिवृत्त की कोई उम्र रखी गई है? और बहुत बच्चे अभी इसे ऑप्शन में 25 वर्ष होता तो तुरंत 25 वर्ष लगाते, तो इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। आप 150 साल के हो जाओ, आप में सोचने समझने और चलने और पेन चलाने की क्षमता हो तो आप प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकते हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता आपके पास है तो। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बढ़िया। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह बाद, 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे, जल्दी से भाई आंसर करेंगे, बताओ भाई। तो आप बताएंगे सर जी 6 माह बाद, है ना? कितने माह बाद? 6 माह बाद उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिकता के बारे में कौन संशोधन कर सकता है? बहुत बढ़िया। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो उल्लेख मिलता है वो नागरिकता का मिलता है। अब नागरिकता के बारे में कौन संशोधन कर सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से आंसर करेंगे, बताओ भाई। तो नागरिकता के बारे में संशोधन कौन करेगी? अपनी संसद करेगी। कौन करेगी? संसद कर सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत पूछा गया। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975, 1965, 1985, 1995। जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे, जल्दी से देंगे आंसर। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? जल्दी से आंसर करें। बताओ भाई। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 जुलाई। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1975 को। कहां की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। कहां की गई थी? लखनऊ में, है ना? जहां से एग्जाम कोच आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता है वहीं से की गई। तो आंसर होगा 1975 लखनऊ। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप हैं। बहुत बढ़िया। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप हैं। चिरुंकाष्ठ दंत के, तालु दंत के, श्वासनीय दंत के या जंबिका दंत के? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताओ भाई। तो आप कहेंगे जंबिका दंत के। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो सांप को दिखाने आते हैं, ना? दिखाते हैं खेल, तो कुछ लोगों को देखा होगा कभी कभी गले में डाल देते हैं और सांप काटता नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जंबिका दंत को वो हटा देते हैं। सांप के मुख से जंबिका दंत को हटा देते हैं, माने विष ग्रंथियां उनकी समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण से वो काटेंगे भी तो क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे वो काटते ही नहीं क्योंकि दवाएं उस पर रहती है ना, वो ऐसे मस्त रहते हैं। अगले क्वेश्चन। अच्छा, सांप का वैज्ञानिक नाम आप बता दो जल्दी से, याद आ गया हमें। सांप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। सभी दोस्त बताएंगे तो आप कहोगे नाजा नाजा। सांप का वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। कोई दिक्कत नहीं।
ना जा ना जा, कभी भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित, अच्छा ये सब तो जानते हो कि सांपों का देश किसे बोलते हैं, ब्राजील को बोला जाता है। सबसे ज्यादा सांप किस देश में मिलते हैं, ब्राजील में मिलते हैं। ब्राजील के एक द्वीप का नाम है जिसका नाम बहामा द्वीप है, उसे सांप के स्वर्ग के द्वीप के नाम से जाना जाता है। कभी पेपर में आ जाए कि सांप का स्वर्ग किस द्वीप को कहते हैं, तो आंसर आएगा बहामा द्वीप को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हो, ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, बताओ भाई, बताओ जल्दी से सभी लोग आंसर करें। तो लाहौर से स्थापित हो गई थी, कौन सी राजधानी थी, आंसर आएगा दिल्ली, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, दिल्ली थी। इल्तुतमिश को आप जानते हो, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गुलाम वंश माने गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वो किसके थे, गौरी के थे। किसके थे, गौरी के गुलाम थे। और गौरी के कौन थे, इल्तुतमिश थे। तो इसलिए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत बढ़िया, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, जल्दी से आंसर करेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, जल्दी बताएं, पेंसिलिन की खोज किसने किया था। बताओ भाई, पेंसिलिन की खोज किसने किया था। सभी को पता है पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए कि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था, तो आंसर आएगा 1928 में। ठीक, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कब किया, 1928 में, कोई दिक्कत नहीं। 35 क्वेश्चन हो गए, आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। यामोत्तर रेखा का मतलब किसी देश के समय को निर्धारित करने वाली जो रेखा, वो उस देश की यामोत्तर रेखा होती है। आपने बहुत ही पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि कुछ मान लो, है ना, ऐसे भारत देश है, ठीक, ये भारत देश मान लो, और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, इस तरीके से देशांतर रेखा गुजर जाती है, उसे बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट में है ये। और इसका जो आंसर होगा वो होगा 82.5 डिग्री ईस्ट में। यही है जो भारत के समय को डिसाइड करती है। कोई दिक्कत, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बता रखा है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। पूछा जाता है भारतीय मानक समय रेखा या भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो आप बताते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भाई ओडिशा, और बताओ आंध्र प्रदेश, है ना। अगर पूछे कि भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा सबसे लंबी दूरी कहां तय करती, किसके साथ, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम तो आप बताओगे मध्य प्रदेश के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। कराधान नीति, सार्वजनिक रणनीति, व्यापार नीति या सार्वजनिक व्यय नीति। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सभी भाई बहन आंसर करेंगे, जल्दी बताओ भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है, तो आप बताएंगे व्यापार नीति। क्या बताएंगे, व्यापार नीति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से
गलत युग्म को चिन्हित करें। जल्दी से आंसर करेंगे सभी भाई बहन, सभी दोस्त आंसर करेंगे। तो आप देखो, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का किया, बिल्कुल सही है। जे.एल. बेड टेलीविजन का आविष्कार किए, बिल्कुल सही है। ए.जी. बेल टेलीफोन का आविष्कार किए, बिल्कुल सही। क्या मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल जी ने, है ना, अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन मंडे को मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। जीएस के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होंगे, जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके पुलिस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मेरे दोस्तों, आज आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मिले और कुछ बहुत ही कठिन मिले। तो कठिन और सरल ये सब चलता रहेगा, आपको केवल पढ़ते जाना है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद साथियों।